अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में 3 साल कैद, 5 साल नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा होने पर इस वक्त अटक की सख्त सिक्योरिटी जेल में कैद है। सेशन जज का फैसला सुनाने के आधे घंटे के दौरान ही लाहौर में वाक़ उनके घर जमान पार्क से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ड्रामाई तौर पर उन्हें पहले लाहौर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें तैयारे से इस्लामाबाद ले जाने की बजाय बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना किया गया। सेशन जज के सुनाए गए फैसले और इसमें दी गई हिदायत के बरक्स उन्हें इस्लामाबाद की अडियाला जेल ले जाने की बजाय रास्ते से अटक जेल ले जाया गया। इमरान खान को अटक जेल में कैद किए जाने के खिलाफ एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत कल होने जा रही है। तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म किए जाने पर एक दरखास्त की समाअत 10 अगस्त को स्केड्यूल्ड है। लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज्यादा संगीन बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी चाहे तो तोशाखाना केस में है, जहां उन्हें किसी भी वक्त रिलीफ मिल सकता है क्योंकि उनके पास फैसले के खिलाफ मुताद्दिद जगह पर अपील का हक मौजूद है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी वक्ती नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई लंबे अरसे के लिए जेल का मकीन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, कई केसेस हैं जो कि खान साहब के गले का फंदा बन सकते हैं। अलकादा यूनिवर्सिटी केस में बतौर वजीर आजम उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम गैर कानूनी तौर पर कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके बदले में मुबैना तौर पर उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन हासिल की। साइफर की तफ्तीश FIA के पास है, जिसमें उनके सेक्रेटरी आजम खान और वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इस केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे पब्लिक करके मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाया। सानिया 9 मई के केसेस भी चेयरमैन पीटीआई का जो है गले का फंदा बने हुए हैं, उनके बचना मुश्किल दिखाई देता है। तोशाखाना केस नैब में भी जेर समात है। इद्दत में निकाह, टीरियन वाइट केस समेत 200 से ज्यादा केसेस चेयरमैन पीटीआई पर अलग से हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से लगता है कि तोशाखाना केस में अगर उनको आला अदालतों से रिलीफ मिल भी जाता है तो भी चेयरमैन पीटीआई आसानी से बाहर आते दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त पीटीआई की लीगल टीम की तमाम तर तवज्जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुंतकिल करने और एक क्लास में सहूलियात दिलवाने पर मरकूज है, लेकिन हुकूमत उनकी इन कोशिशों पर तनकीद कर रही है और बता रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं जो उनके दौर में हुकूमत में मुखालिफिन को दी जाती रही हैं। अब अहसन इकबाल रेफर कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के उन स्टेटमेंट्स को जब वो बतौर वजीर आजम बड़े फखरिया अंदाज में कहा करते थे कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से घसीट के जेल में ले जाऊंगा। फिर वो कहते थे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जेल में होने पर कि मैं अमेरिका से वापस आते ही सबसे पहले तो उनकी जेल के कमरे का टीवी उतरवाऊंगा, AC उतरवा लूंगा। मुतादिद रहनुमा शहबाज शरीफ से मुतालिक वो कहते थे कि वो इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा जेल के अंदर कि उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेके नींद आएगी। इस तरह की बातें जो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई किया करते थे, आज जब वो अटक जेल में C कैटेगरी में जेल की मकीन है, तो उस वक्त एहसन इकबाल वो तमाम तर स्टेटमेंट्स, ना सिर्फ एहसन इकबाल बल्कि लीगी क़ियादत चेयरमैन पीटीआई को वो तमाम तर स्टेटमेंट्स याद कराने की कोशिश कर रही है। एहसन इकबाल की बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि कैसे हुकूमत सेशन कोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराती है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अडियाला जेल जहां A क्लास की सहूलत मैसर थी वहां मुंतकिल करने से गुरेज करती है। क्या सियासी इंतकाम की नई और बदतरीन मिसाल नहीं है? मतलब ये फी ज़बाना होता रहा है। दूसरी जानिब सानिया 9 मई के इंकशाफात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ ने पीटीआई रहनुमा शमसाब बुखारी की एक ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुबैना तौर पर शमसाब बुखारी को सानिया 9 मई के होने वाले वाक़यात और उनकी मनसूबाबंदी पर बात करते हुए सुना जा सकता है। शमसाब बुखारी की इस ऑडियो में क्या है, ज़रा वो ऑडियो आपको सुनवाता है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की, ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रवि मैडम वो चैनल चूज यार बनाओ जी हाँ सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है, यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैंने ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़े तो मैं नहीं आ सकता ऐसा मैं लगा मैं कि मैं ते उगाड़ा मैं तो बह गया उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी क्या हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने कही साहब का हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गए। ये ऑडियो शमसाब बुखारी की है और इसमें
उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये एक प्लान्ड अटेम्प्ट थी और टारगेट यही था कि पाक फौज पर जो है वो अस्करी तनसीबात को निशाना बनाना है, उनके खिलाफ एजिटेशन करनी है। क्योंकि ये ऑडियो मावद खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ की है, तो वो इस ऑडियो पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। कि वहां पे जोर दिया गया और कहा गया कि हर बंदा कोर कमांडर हाउस जाएगा और कहा गया ये साहब का हुक्म है। अब साहब इमरान नियाजी के अलावा कोई नहीं है, यानी ये बात अब साबित हो गई। हम हर रोज ये बात करते थे, सोचा समझा मंसूबा था 9 मई, हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थी और इसका प्लानर इमरान नियाजी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और इस्तेहकाम पाकिस्तान के बानी रहनुमाओं अलीम खान और जहांगीर तरीन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार और साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरा शहजादी और फरा गोगी को हिरासत में लेने का मुतालबा कर दिया है। दोनों रहनुमाओं के मुताबिक इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बगैर साबिक वज़ीर आज़म की करप्शन का कोई सुराग नहीं मिल सकता। जो कोई फोरम बुलाएगा, जो कोर्ट बुलाएगी, जो कोर्ट कहेगी कि आके अपने जो हमने देखा है वो तो ऐसे हमने सारे पूरी दुनिया को सुना दिया है, लेकिन जिनसे पूछना चाहिए वो भी तक बाहर फिर रहे हैं। और मेरे ख्याल में बुज़दार साहब और फरा गोगी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक वो पूरे शवाहिद सामने कौम के नहीं आएंगे कि करप्शन किस तरह हुई, ये कहाँ से शुरू होती थी और इसका आखिरी सिरा कहाँ तक था। आखिर में अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। अब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जो दीगर किरदार हैं उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। एक तरफ उनके वकला की टीम की आज उनसे मुलाकात हुई, उनके वकील नईम पंचोता उनसे मिल के आए हैं और फिर उनकी तरफ से सहूलियात का मुतालबा भी किया जा रहा है कि जेल में उन्हें वो सहूलियात फराहम की जाए, कूलर फराहम किया जाए, वहाँ पर बेटर क्लास नहीं बल्कि ए क्लास कैटेगरी की जेल में रखा जाए। इस तरह के मुतालबात भी किए जा रहे हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि जब पहली ही समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर को रिलीफ भी मिल जाएगा, जिसके चांसेस वैसे तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर रिलीफ मिल भी जाता है इन केस तो केसेस इतने ज़्यादा हैं, दर्जनों केसेस हैं ऊपर तले कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, यानी एक से निकलते हैं तो दूसरे में धर लिए जाएंगे। नैब की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है अलकादे ट्रस्ट केस के अंदर भी, और वादा माफ गवाहान की जो एक तवील फहरिस्त है उस केस में भी, जिसमें आज़म खान तो हैं ही, जुल्फी बुखारी भी किसी न किसी जगह पर तैयार हो रहे हैं, फरा गोगी भी उसका एक अहम किरदार है और उसके साथ साथ एक बिजनेस टाइकून भी हैं। तो इस सारे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ राना अबरार खालिद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सबसे पहले तोशा खाना की डिटेल्स मांगी थी, ज़ेर अताब भी रहे थे, इनके क्रेडिट पर तोशा खाना की स्टोरी भी है। अस्सलाम वालेकुम राना अबरार खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके क्रेडिट पे ये स्टोरी है तोशा खाना की, जिसके बाद ये बहुत लाइमलाइट में आ गया, बड़ा ग्लोरीफाई हुआ केस और साल हा साल चलता रहा। फाइनली आपको लगता है ये कंक्लूसिव जैसे हुआ है, ये वाकई अंजाम को पहुंचा है या पिक्चर अभी बाकी है? जी थैंक यू रेहान। बात यह है कि बिल्कुल आपने जो आखिरी बात की ना कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो टोटल जो तोशाखाना स्कैंडल है उसका 10% पार्ट बामुश्किल होगा ये तो, क्योंकि ये तो सिर्फ था कंसीलमेंट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस था, उसके ऊपर डिसीजन हुआ है और ये साबित हो गया कि इमरान खान ने ये तहाइफ डिक्लेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि उन्होंने चोरी की हुई थी। अगर उन्होंने चोरी ना की हुई होती और वो गिल्टी ना होते तो वो तहाइफ एनुअल एसेट डिक्लेरेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर करते। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, ना तो गिफ्ट डिक्लेयर किए और ना गिफ्ट बेचने से जो उनको इनकम हुई, जो पैसे उनको मिले, वो इनकम के खाने में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। इसलिए ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, क्रिमिनल ऑफेंस बन गया और उसके नतीजे में उनको सजा हुई है। लेकिन आज जो इमरान खान के वकील कहते हैं ना, तो ये वाली बातें जो आज वो दलाइल दे रहे हैं मीडिया के लोगों के सामने, ये उन्होंने एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में पेश नहीं किए हैं वो दलाइल, बल्कि मीडिया के सामने आकर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। क्योंकि अगर इनके पास ये वाले फैक्ट होते जो कि मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनके वकला पेश कर रहे हैं, अगर ये उनके पास सबूत होते तो इमरान खान जो उनका मुवक्कल है वो बरी हो चुका होता, लेकिन वो बरी नहीं करवा सके हैं। क्यों? 14 महीने ये केस चला है, इसकी तकरीबन 45 हेयरिंग्स हुई हैं।
45 हेयरिंग्स के अंदर मैं सवाल पूछता हूं कि इमरान खान, मुल्जिम इमरान खान के वकीलों ने कौन सा एविडेंस पेश किया कि उनके मुवक्किल के ऊपर लगाया गया इल्जाम झूठा है? उन्होंने सिर्फ जज के साथ लड़ाई की है, जज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, उन्होंने कोर्ट के साथ लड़ाई की है, उन्होंने सिस्टम के साथ लड़ाई की है। हर मर्तबा वो हाई कोर्ट में केस को चैलेंज करते रहे और हर मर्तबा हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट में वो मामला भेजती रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस को चैलेंज किया, वहां से भी उनको कामयाबी नहीं हुई। तो अब मजीद वो क्या चाहते हैं? अब वो यही चाहते हैं कि फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई को वहां से रिलीज करा लें। अब वो ये क्या किया है चेयरमैन पीटीआई को आज नईम पचौता जो उनके वकील हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो हियरिंग होगी, फर्स्ट हियरिंग में ही आपकी जमानत का परवाना जारी हो जाएगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको लग रहा है कि इसमें जमानत इतनी आसान है या कोई लैकूनास मौजूद है इस जजमेंट के अंदर? रेहान, बात यह है कि हम वकील नहीं हैं, हमने लॉ की तालीम भी हासिल नहीं की, लॉ प्रैक्टिशनर भी नहीं हैं, लेकिन मोटी मोटी बात हम समझते हैं कानून की। वो यूं है कि जब ट्रायल के दौरान आप बार बार केस को की मेंटेनेबिलिटी चैलेंज करें और हाई कोर्ट में ले जाएं, 4 मरतबा हाई कोर्ट में लेकर गए हैं, तो हाई कोर्ट के जज इस केस की मुकम्मल फाइल को पढ़ चुके हैं, उसकी निट्टी ग्रिटी से वाकिफ हो चुके हैं। और हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक हाई कोर्ट ने हमेशा इस केस में मुल्जिम इमरान खान को, जो कि अब मुजरिम बन चुके हैं, मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया था, बल्कि ट्रायल कोर्ट को हक बाजानिब समझते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट में भेजते रहे हाई कोर्ट के जज। इससे यह जाहिर होता है कि काफी हद तक हाई कोर्ट के जजेस केस से कन्विंस हो चुके हैं, उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं होगी। लिहाजा मैं समझता हूं कि रिलीफ के इम्कानात काफी कम हैं। एक पटिशन तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दरखास्त की गई है कि ये ट्रायल जो है वो दोबारा किया जाए। देखना, ये बात है कि रिट पिटीशन आप क्यों कर रहे हैं? इट्स मीन कि आप गिल्टी हैं। एक केस का ट्रायल कोर्ट में फैसला आ चुका है, आप अपील करें, अपील में रिलीफ मांगे। रिट पिटीशन का मतलब यह है कि ये अभी तक सिस्टम से लड़ रहे हैं, और जब आप सिस्टम से लड़ेंगे और आप गिल्टी होंगे तो कैसे आपको रिलीफ मिलेगा? मुझे आप ये बताएं, रेहान साहब के 45 हेयरिंग हुई इस केस की। इल्जाम यह था, 2 डॉक्यूमेंट थे, 2019 का एसेट डिक्लेरेशन गोश्तवारा, 2020 का, जिसके अंदर इमरान खान ने खुद एंट्रीज की हैं अपने तमाम तर एसेट और इनकम की। इल्जाम यह लगाया गया कि जो तहाइफ इन 2 सालों में इमरान खान ने रिटेन किए, उनकी एंट्री मौजूद नहीं है, वो डिक्लेयर नहीं किए। इनके वकला ने कहा क्योंकि वो बेच दिए गए थे इसलिए डिक्लेयर नहीं किए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा था कि जनाब, आपके मुवक्किल को जो पैसे मिले वो इनकम है, वो इनकम में कहां शो किए आपने? तो इनकम में तो क्योंकि इमरान खान सिर्फ अपनी तनख्वाह बतौर एमएनए जो उनको मिलती रही वही शो करते थे, इसके अलावा वो कोई इनकम शो नहीं करते। मुझे ये बताएं कि 45 हेयरिंग्स में ये दो डॉक्यूमेंट हैं, इनको चैलेंज किया इमरान खान के वकीलों ने? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या देखिए राना है या सच्चा है, वो अलग बात है। आपने बड़ा स्ट्रांगली इसको फॉलो अप किया, आपने इस स्टोरी को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो अप किया, आपके फिंगर टिप्स पे है। लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा सा है कि एसेट डिक्लेरेशन के अंदर ये तमाम तर तहाइफ की तफसीलात ना देना ये जुर्म था चेयरमैन पीटीआई का। आपको नहीं लगता कि और भी बहुत सारे लोगों के एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म चेक करने चाहिए फिर जिनको तोशा खाना से तहाइफ मिले? हाँ, तो करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। इसमें कौन सी कोई आर है? जिन ने तहाइफ रिटेन किए हैं उनके ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म चेक करने चाहिए। जिन्होंने, ये तो प्रेसिडेंट बन गया ना अब कि तहाइफ डिक्लेयर करने होते हैं, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं उनको उसी तरह के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा जिस तरह इमरान खान मेरा सवाल आपसे, राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप वो तफसीलात भी मांगेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जो करना था उसको तो पहले आप थोड़ा सा कंसीडर करें ना कि 2002 से 2023 तक का तमाम रिकॉर्ड गैर मुल्की तहाइफ का, तोशा खाने का, मेरी वजह से मेरा जो फैसला था पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का, उस पर इंप्लीमेंटेशन करते हुए ये पूरा क्रेडिट आपका पब्लिक के सामने आ गया है। अब
पाकिस्तान के अंदर कम से कम 5000 एफिशिएंट रिपोर्टर मौजूद है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, जिनको हम वाकई कॉम्पिटिटिव समझते हैं। 5000 उनकी तादाद है कम से कम। उनके पास मैंने ओपन फील्ड कर दी है उनके सामने कि आप आए, इस डेटा को स्क्रूटनाइज करें, इसको एनालाइज करें, जिसकी जो कमी बेशी निकलती है उसको रिपोर्ट करें। सिर्फ मैंने तो नहीं सारा रिकॉर्ड फिर ये एक्सपोज भी करवा दिया है, अब उसको मैं स्क्रूटनाइज करूं। मैंने भी एक स्टोरी दी थी इस के हवाले से, इस रिकॉर्ड में से मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। लेकिन ये काम सबको करना चाहिए, और खास तौर पर जो अपने आप को एग्रीव्ड समझते हैं, पीटीआई के लोग या पीटीआई के सपोर्टर जर्नलिस्ट जो हैं, उनको तो लाजमी करना चाहिए ना कि जिन जिन के ऐसे डिक्लेरेशन में ये तहफ़ नहीं हैं और उन्होंने तहफ़ रिटेन भी किए थे, उनके ऐसे डिक्लेरेशन निकलवाएं और उनको रिपोर्ट करें, और उनके खिलाफ भी इसी तरह के केसेस बनेंगे। अपने इदारों पर एतमाद करें। ये राइट डायरेक्शन है, जो आपने क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल राइट डायरेक्शन है, ये करना चाहिए। बजाय सिस्टम से लड़ने के, एक आदमी को बचाने की खातिर तमाम का चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं पीटीआई के लोग। ठीक, ये मेरा पॉइंट जरा ध्यान में रखें कि पीटीआई के लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए तमाम को छोड़ दिया जाए। हम कहते हैं कि जिसने जो भी कोई गलत काम किया है उन सब को एक्सपोज किया जाए और उन सब के खिलाफ कानून का इतलाक होना चाहिए। बिल्कुल, और एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आप मशवरा दे रहे हैं एग्रीव्ड पार्टी को भी कि फिर बातें ना करें, ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स ना करें, बल्कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो ओपन फील्ड आपने दिया उसको एक्सरसाइज करते हुए बाकी लोगों की डिटेल्स भी सामने ले आए। अब राणा साहब मुझे बताइएगा, इस पर्टिकुलर केस में चेयरमैन पीटीआई तो एक किरदार है, इसमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है, कुछ लोग और भी हैं। आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, वर्किंग क्या कहती है, अभी और कौन कौन से लोग इसमें एक्सपोज होंगे जो चेयरमैन पीटीआई के राइट लेफ्ट बैठे हुए थे, जो बेनिफिटेड हैं? वो इस तरह से है कि अभी तो हम कर रहे हैं 10%, 10% ऑफ दी टोटल स्कैंडल को डिस्कस किया है अभी तक हमने। पिछले प्रोग्रामों में काफ़ी मरतबा आपके प्रोग्राम में मैं ये बातें कर चुका हूँ। जो टोटल स्कैंडल है ना, उसके ऊपर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नैब बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। नैब के पास सेकंड फेज में है इन्वेस्टिगेशन, और वो जल्दी ही कंक्लूड होने जा रही है। मेरी ये भी इंफॉर्मेशन है कि आप चाहे तो मैं बताऊं वरना ना बताऊं, चलो, लेकिन नैब की इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में देखें, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो होता है कि इदारों की इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी तरीके से मुतासर हो जाती है। मैं वो इंफॉर्मेशन शायद ना दूं तो अच्छी बात है। चलिए, उसका दायरा कार क्या है ये बता दें, क्या जल्द कंक्लूड होने वाली क्या है, उसका स्कोप क्या है उस इन्वेस्टिगेशन का? स्कोप ऑफ वर्क ये है कि उसमें जितने तहफ़ इमरान खान ने हासिल किए गैर मुल्की दौरों के दौरान, और जो डिक्लेयर हुए और कुछ ऐसे हैं जो कि डिक्लेयर नहीं हुए तोशाखाना में, तोशाखाना के अंदर उनकी एंट्री नहीं है, उन सब को इन्वेस्टिगेट कर रहा है नैब। और उसमें जो इलाइड रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें जुल्फी बुखारी है, जिसमें इमरान खान की बेगम साहिबा है। लेकिन रिहान साहब, मैं आपको एक, मेरी शायद उम्र आपसे थोड़ी बड़ी होगी, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, कि मैंने कभी भी जो ये लोग हमें ट्विटर पर गालियां दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्टों को, सलीम साफी साहब को, लेकिन आज तक मेरे मुंह से उस खातून के लिए सिर्फ यही लफ्ज निकला है कि इमरान खान की बेगम साहिबा। मैंने तो उनका नाम तब कभी नहीं लिया। हमारी खानदानी अखलाकियात हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम किसी खातून के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करें जब तक कि वो गिल्टी ना हो जाए। बेगम साहिबा को भी बुलाया हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुलाया था, फवाद चौधरी साहब को भी बुलाया था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे किरदार हैं जिनके नाम एक्सपोज नहीं किए हैं नैब ने, उनके तक भी दायरा कार ये जाएगा, और ये इन्वेस्टिगेशन जल्द ही कंप्लीट होकर नए बोर्ड में मंजूरी के लिए जाएगी। और मैं समझता हूं कि शायद चंद हफ्तों के अंदर ये रेफरेंस नैब कोर्ट में चला जाएगा और फिर इमरान खान को रियल ट्रायल का सामना होगा। ये तो समझ लें कि 10% या 8% मामला था कंसीलमेंट का, लेकिन जो मिसकंडक्ट है ना, नैब के फिगर्स के मुताबिक ये कोई
6 अरब के करीब मामला है। ये जो तोशाखाने के गिफ्ट है इमरान खान के, ये 6 अरब रुपए तक का मामला है तकरीबन। तो इसमें मतलब है कि फिर सारी चीजें सामने आएगी। तो राणा साहब, वॉल्यूम ऑफ करप्शन तो फिर लेकिन बहुत बड़ा है। एक बात है कि जी 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 जी, आप ये बात कंप्लीट करें। बहुत बड़ा है जी। हाँ हाँ, मैं लेकिन मैं, आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक बात करना चाहता हूं जाती हवाले से कि ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस सारे मामले को पब्लिक के सामने लाने की, और जिसमें सिर्फ इमरान खान नहीं है, दूसरों के भी तमाम तर डेटा सामने आया है, दूसरे लोगों के खिलाफ भी, चाहे सियासतदान हूं चाहे ब्यूरोक्रेट हूं, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे खुल गए हैं सिर्फ मेरी एक आरटीआई की वजह से। और उस आरटीआई की जो मैंने कीमत दी है, जो मैंने प्राइस पे की है, और अभी तक मैं पे कर रहा हूं, आप जाती तौर पर जानते हैं, और जिन हालात से मैं गुजरा हूं इस हुकूमत में, जो कि अभी मुद्दत पूरी करने वाली है, इस हुकूमत में भी मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मुझे रिलीफ तो दूर की बात है, मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं आज भी इंसाफ का मुतलाशी हूं। जिस तरीके से मेरे भाई के और मेरे कजन के खिलाफ राजनपुर में मुकदमात कायम किए गए और मुझे मेरे भाई को इनकाउंटर करने की धमकियां दी गई, मुझे एसएचओ ने, इंस्पेक्टर ने कहा कि जहां मिलेगा मैं उसका इनकाउंटर कर दूंगा। आखिर किस जुर्म में? इस जुर्म में कि मैं जो है इंफॉर्मेशन मांग रहा था, मैं सच को सामने लाने की जद्दोजहद कर रहा था। इस जुर्म में मेरे भाई को का इनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही थी। तो आज तक वो मामला वहीं पर लटका हुआ है। तो मैं पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत फाल है, बल्कि वो पंजाब स्पीड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी मैं बस्ता गुजारिश करता हूं, और बाकी जो पाकिस्तान के जिम्मेदारान हैं, कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। नहीं, मैं जाती हैसियत में भी राणा अब्रार खालिद साहब, ये बड़े कर्ब और बड़ी दुख की बात है जिसका इजहार आप कर रहे हैं अपने दुख का, और मैं जाती हैसियत में भी बिल्कुल इससे लाइल नहीं हूँ। मुझे पता है कि जिस विक्टिमाइजेशन का निशाना आपको बनाया जा रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर भी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब इख्तियार से कि उस वक्त जो कुछ हुआ, जो काम आपने किया है, उस नेकी का बदला इस अंदाज में ना दिया जाए। पॉलिटिकली वो विक्टिमाइजेशन जो पीटीआई दौर में शुरू हुई थी, वो तसलसल रुकना चाहिए था, खत्म होना चाहिए था, ताकि कल को भी, जैसे आपने अपने दीगर जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं ना, उनको कहा कि आप आरटीआई का इस्तेमाल करें, तो कल दूसरे लोग भी बेधड़क राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल कर सकें। वो कहीं तो आपको देख के डर ना जाए, दुबक ना जाए। मुझे राणा अब्रार खालिद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉट ब्रेक। राणा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया, राणा अब्रार खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केयर टेकर सेटअप के हवाले से, अब तकरीबन 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, सेटअप क्या होगा, बहुत सारी बातें अभी भी वी आर हैंगिंग इन द एयर। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान में सियासत से लेकर अदालत तक हर जगह नजरिया ज़रूरत ही चलता दिखाई दे रहा है। जिस जमात को वक्त के मुताबिक जो कुछ सूट करता है, वो उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। आज से पहले हम ये सुन रहे थे कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए हर कोई बयानात दाग रहा था, स्टेटमेंट्स देख रहा था। लेकिन आज सभी जमातें, अब पीपल्स पार्टी अपना एक स्टांस लिए हुए है, लेकिन कमोबेश तमाम जमातें यही राय रखती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है, और नई मरदमशुमारी के तहत होगा तो इलेक्शन कमीशन के कांधों पर डाल देना चाहिए। इस पर बात करेंगे। इस वक्त JUI फे के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हुकूमत ख़त्म होने में अब 48 घंटे के कमोबेश वक्त रह गया है, यानी अब दिनों की, हफ्तों की बात नहीं, चंद घंटों की बात है। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, यह भी एक मुअम्मा है। क्या नाम फाइनल हो गया है, रिवील नहीं किया जा रहा, या फाइनल ही नहीं हुआ अभी? नहीं, मुशावरत तो मुकम्मल हो गई है। इसकी 2 किस्म की मुशावरत थी ना, एक रस्मी और गैर रस्मी। तो गैर रस्मी मुशावरत चूंकि हम PDM के इत्तेहाद में हैं, और हुकूमत तमाम मुताल्लिका लोगों से मुशावरत की है। ये मुशावरत इस तरह थी जिस तरह किसी को एतमाद में लिया जाना होता है, ये भी मुकम्मल हो गई है। फिर जमातों के अंदर हम आहंगी मौजूद है, और अपोजिशन लीडर और हाउस लीडर के दरमियान भी मुशावरत की तकरीबन तकमील हो रही है। तो जो नाम फाइनल है, तो एक मतलब उसको पहले से बताना मुनासिब नहीं होगा। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नाम फाइनल हो गए हैं।
JUI फे के साथ जो गैर रस्मी मुशावरत हुई है, ज़ाहिर है रस्मी मुशावरत तो फिर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के माबैन ही होगी, जो गैर रस्मी मुशावरत हुई है उसमें जो नाम सामने आए हैं वो क्या वैसे ही है जैसे कहा जाता है कोई सीनियर सियासतदान होगा या कोई साबिका ब्यूरोक्रेट या साबिका जज होगा या साबिका कोई माहिर मईशत होगा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होगा उन नामों के अंदर, ये तो बता सकते हैं आप? हाँ, हमने प्रिंसिपल तय किए हैं, मॉडलिटीज तय नहीं की। प्रिंसिपल ये है कि वो आदमी हो जिसका सियासत से ताल्लुक हो। ये सियासी मनसब है, गैर सियासी तो है नहीं। तो कोई टेक्नोक्रेट या कोई ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज और या इस तरह कोई सहाफ़ी अगर उनके मुंह में पानी आता है तो वो नहीं आना चाहिए, ये सियासी आदमी होगा। तो जो नाम आपने फाइनल किया वो सियासी आदमी का है? ये सियासी आदमी है। दूसरे ये कि चूँकि हमें मारूजी हालात भी दरपेश है, मारूजी हालात के अंदर सिक्योरिटी के भी हालात हैं और आप सुनते हैं रोज़ाना जो कुछ होता है KPK के अंदर, और हम एक माशी पोजीशन के अंदर भी हैं, एक बहरान के साथ गुजर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखकर बालिग़ नज़र सियासी रहनुमाओं ने एक मुनासिब फैसला किया है। वो सियासी शख्सियत जिसको आपने फाइनल किया है उनका मईशत से भी ताल्लुक़ है? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ ना, इस तरह तो फिर आप बिल्कुल वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ मैं आपको पहुँचाना नहीं चाहता। लेकिन ये मॉडलिटीज़ तय किए हैं हमने कि इसको वक्त पे बता देंगे इंशाअल्लाह। इसहाक डार साहब हैं उन नामों में? इस तरह कहना मुनासिब नहीं है। इसहाक डार साहब वो शख्सियत है जो सियासी भी हैं, ज़ाहिर है मईशत को भी अच्छे तरीके से समझते हैं और उनका नाम पहले सर्कुलेट भी हुआ था जिसके बाद तरदीद हो गई। तो क्या अब आप तरदीद कर सकते हैं? नहीं, नाजुक मौका है इस वक्त। सियासतदान और जो सहाफ़ी हैं इनके दरमियान एक तनाव तो है। सियासतदान नाम निकलवाना चाहते हैं और सियासतदानों सहाफ़ी नाम निकलवाना चाहते हैं और सियासतदानों ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। ये पोजीशन तो है नहीं, लेकिन तो जब आप नाम निकलवाना चाहते हैं तो नाम निकलवा तो लेते ही हैं, और मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को भी अब तो बड़े समझदार हैं। नहीं, केस टू केस होता है ना, किसी से आप जल्दी निकलवा लेते हैं, किसी से देर तक भी नहीं निकलवा सकते। ये ऐसा भी जंग होती है, मेरे ख्याल में ये ऐसे ही है। तो जो नाम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो नाम नहीं है, उनमें से तो कोई नहीं है, ये कंफर्म कर सकते हैं आप? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तानी होंगे और उनका सियासत से ताल्लुक होगा। ये सियासी मनसब है और बहुत सारे मारूजी चीज़ों को भी ज़हन में रखकर ये फैसला किया गया। ठीक है, ये नाम कब तक रिवील कर दिया जाएगा मुफ्ती साहब? जब वो उनको बुलाएंगे ना हम उसके लिए हल्फ उठाने के लिए, इंशाल्लाह आपको ही बता। ठीक, अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, नई मरदमशुमारी को डिस्कस किया गया। आपको मुबेश तमाम तर जमातें ही ये राग अलाप रही है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होने चाहिए, यानी सब का इस पे इत्तफाक है कि इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार होने जा रहे हैं। नहीं, हमारा ये इत्तेफाक आप जज़वी इत्तेफाक समझे, वो ऐसा है कि हमारा ये ख्याल था कि बेहतर ये होता कि ये काम से हम पहले निपट लेते। यानी जो MQM वाले कह रहे तो आज से तो नहीं कह रहे, बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमें नहीं गिना गया और हमारे लोग रहते हैं, हमारे लोगों को गिनना चाहिए, तो उनका हक है। लेकिन ये आकर उसको डिले किया गया और जब जाने का टाइम हुआ तो ये बात सामने आई। ये ठीक नहीं है ये तरीका। अगर ये आज से 1 साल पहले इस पर काम होता और हम ये डिबिलिटेशन को मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वक़्त के अंदर ही तय कर लेते तो आज इलेक्शन को मौखर करने की कोई ज़रूरत नहीं। चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी, JUI फे भी चाहती थी इलेक्शंस ताख़ीर का शिकार हो जाएं, तो MQM ने तो सहूलतकारी की है ना? नहीं, हम आइन के साथ खड़े हैं और कानून इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे इत्तेहाद के अंदर इस तरह कोई शिकाफ तो आया नहीं है कि आइन के साथ कौन है और इनके खिलाफ कौन है। लेकिन जब मौका मिलेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि JUIF जो है वो पाकिस्तान आइन और कानून के साथ खड़ी होगी, फिर हमारे लिए इत्तेहाद ज़्यादा अहमियत नहीं रहे। खुर्शीद शाह साहब का स्टेटमेंट था कि अगर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी को प्रिंसिपल पोजीशन लेनी चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी, और ज़ाहिर है PDM का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, तो क्या पीपल्स पार्टी के यहाँ कोई रिजर्वेशंस मौजूद हैं इस फैसले पर? नहीं, असल में ये जो हुकूमत थी ना, इन्होंने मुश्किल फैसले किए हैं, तो मकबूलियत पर तो असर पड़ा है। तो उस मकबूलियत के असर को दूसरे पर डालने के लिए हर एक पार्टी चाह रही है कि जब हम जाएं
आवाम के आवाज़ हम पर ये बोझ न हो या कम अज़ कम हो। तो इस तरह की आवाज़ें आई थी। चूँकि पहले PTI के चेयरमैन थे तो PTI के चेयरमैन के खिलाफ एक इत्तेहाद बना और वो इत्तेहाद कामयाबी से हमकिनार हो गया। ये तो सारी उम्र के लिए तो इत्तेहाद नहीं था। उन्होंने कुछ गलतियाँ की तो सियासत से नॉकआउट हुए और हमने कुछ जुर्रत की तो हमने उसको हुकूमत से निकाला। अब ये लोग आपस के अंदर लड़ेंगे ना, अब ज़ाहिर यही मंजर होगा, पस मंजर होगा, यही पेश मंजर होगा। तो जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तो उससे पहले कुछ आवाज़ें तो आएंगी ना कि कल के जो हरीफ थे आज हरीफ बनेंगे तो कुछ आवाज़ें आएंगी। ये जो आप बता रहे हैं ये उस तरह की आवाज़ें हैं, उस तरह परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी बज़ाहिर कहते हैं लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, बज़ाहिर लड़ रहे होंगे लेकिन वैसे सेम पेज पे हैं। नहीं, वो ये मेरा शेर ठीक नहीं है जी। वो तो जाहिर है हम तलवार के जरिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो वोट के जरिए लड़ रहे हैं। हर एक पार्टी का अपना एजेंडा है। हमने कौम को अपने पार्टी की तरफ मोड़ना है। ज़ाहिर है इत्तेहाद का एहतराम होता है, एक जगह तक होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब हम अपने एजेंडे पे जाएंगे तो तमाम बातें तो हम दूसरे को नहीं मानेंगे। हमारा इत्तेहाद है, एक पार्टी तो है नहीं ना, तो इत्तेहाद में ये आवाज़ें आ जाती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, JUIFA के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 2 अफसोसनाक वाक़यात हैं, सानेहात हैं, उनका जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक और सानेहा, एक और ट्रेन हादसा। हमारे मुल्क में हर चंद महीने बाद ट्रेन हादसात होते हैं, इंक्वायरी, सिफारिशात और ऐलानात की भरमार होती है और दोबारा अगले हादसे तक हम सब गहरी नींद सो जाते हैं। बहसियत कौम ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम खुदकुश हमलों, हादसात और सानेहात के इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें कोई भी हादसा, कोई भी सानेहा कुछ घंटों के लिए याद रहता है और फिर हम इसे किस्सा माजी जानकर आगे बढ़ जाते हैं। हादसा क्यों हुआ, किसकी गफलत से हुआ और मजीद हादसात को कैसे रोका जा सकता है, ये वो मराहिल हैं, ये वो सवालात हैं जो हमने कभी मुकम्मल ही नहीं किए, ना इनके जवाबात जानने चाहे, ना इन पर कोई तवज्जो दी है। इतवार के रोज एक और अलमनाक ट्रेन हादसा पेश आया। हज़ारा एक्सप्रेस को यह हादसा सिंध के शहर नवाबशाह के कस्बे सरहारी के करीब पेश आया, जहां हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। इस हादसे में 35 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ट्रेन हादसा आम हैं, जहां हुकूमतों ने नाकिस सिग्नल सिस्टम और खस्ता हाल पटरियों को बेहतर बनाने पर बहुत कम तवज्जो दी है। रेलवे की अब तक हालत की एक और वजह इंतजामिया में सियासी मुदाखलत और इस महकमे की बदतरीन नाहली भी है। मौजूदा हादसे की एक रोज बाद इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, जिसमें शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल को जिम्मेदार करार दिया गया और बताया गया है कि पटरी टूटने, इसी तरह जो प्लेट्स ना होने, इंजन के खराब व्हील और ट्रैक में भी खराबी के अवामिल हादसे का सबब बने। तकरीबकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब रेलवे, शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल ने हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में ट्रेन हादसात की, तो पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में ट्रेन हादसात और पटरी से उतरने की एक तवील फहरिस्त है, जिनमें हालिया बरसों में कई हादसात भी शामिल हैं। जुलाई 2021 में सिंध के जिला घोटकी में डैरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के आपस में टकराने से 31 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। इसी साल रोहड़ी के करीब कराची एक्सप्रेस पटरी से उतरने से एक शख्स जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। 31 अक्टूबर 2019 में रहीम यार खान के करीब रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस की 3 बोगियों में आग लगने से 74 मुसाफिर जाँ बहक हुए, जिनमें से कई जिंदा जल गए और 40 से ज़ायद जख्मी हुए। एक बदतरीन वाक़या 1990 में पेश आया, जब सक्कर के करीब सांगवी के इलाके में 210 मुसाफिर हादसे में मौत के घाट उतर गए। बुनियाद इस पर है कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे, जिसकी मिसाल आज हमें इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद मुलजिमा सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया की जमानत खारिज कर दी है। अब ये एक और पहलू है, एक और मामला है। इस केस की खास बात यह है कि मोजिस जज की फरूख फरीद ने दरखास्त जमानत खारिज करते हुए हुक्म दिया है कि मुलजिमा को कमरे अदालत से बाहर ले जाएं। मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वो मेरे कलीग की अहलिया हैं, लेकिन जहाँ इंसाफ की बात होगी तो मुझे इंसाफ करना है। जमानत खारिज होने पर मुलजिमा को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के वक्त कमसिन बच्ची पर तशद्दुद मुलव्वस सिविल जज की अहलिया वकला के सामने रोती रही। ये फैसला आने के बाद मुतासरा बच्ची की वालदा ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर अपनी बच्ची का सौदा नहीं करूँगी। मुतासरा बच्ची की वालदा ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इख्तियार किए हुए एक झलक आपके सामने रखता हूँ।
ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਮਰਾਂਗੀ, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छड़ांगी, मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी ही पई है, मैनू पता, मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी हाँ मैं उहदे वेख वेख के। मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बच्ची 7 महीने प्यासी रही, भुक्की रही, बाहर ग्राउंड च पाती रही, 5-5 दिन अंदर कमरे डक के जाती रही। मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया है। जज साहब ने फैसला भी सुना दिया है कि और प्रोसिक्यूशन को पाबंद भी किया है कि मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश होनी चाहिए और जो इसमें इंसाफ है वो इंसाफ होता हुआ दिखाई देना चाहिए, सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए। एक प्रेसिडेंस है जो सेट तो हुआ है, अब देखना यह है कि प्रोसिक्यूशन अपना काम कैसे करती है और हकायक कैसे सामने आते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।